चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबरो इस्तबदाद पर तशवीश का इजहार है और भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मुसम्मत है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। इंतखाबात की तारीख का केस जस्टिस सदर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुरतकिब ठहराया। जस्टिस सदर मिनल्ला का इजाफी नोट इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताखीर भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है। अगर सदर या गवर्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। मुझे बार बार निकाला गया जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलता। इस तरह तो एक घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मरी में पार्टी तंजीम से खिताब, कहा हमने मासी से कुछ नहीं सीखा इसलिए ये हाल है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, ओहदे का लालच नहीं। हमारे बाद की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। चेयरमैन PTI की हुकूमत में पीपल्स पार्टी को PTI से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई थी। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी का बड़ा इंकशाफ, कहा PTI हुकूमत माइनस सरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। बाकी पीपल्स पार्टी 6 वजारतों के बदले PTI से मिलकर इलेक्शन लड़े। चेयरमैन PTI को ना निकाले तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। PTI की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। चेयरमैन PTI मुल्की मईशत के दुश्मन थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार देते हुए कहा है कि PTI ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। PTI इंतखाबात के बाद 7 रोज के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए। पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा था कि पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए, बल्कि कहा था कि दस्तावेजात पूरे नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले को चैलेंज करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। मार्केट और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाजत, इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुम्मे और हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की अहम बैठक में बड़े फैसले। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की माल रोड पर साइकिलिंग होगी। पंजाब हुकूमत ने 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी देने का फैसला जारी कर दिया। स्मोक ने लाहौरियों की जान न छोड़ी, सूरज भी मुंह छुपाने लगा। लाहौर का फजाई मियार इंतहाई नाकिस। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आलूदा फजा में सांस लेना भी महाल, बीमारियां फैलने लगी। शहर का ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। भाई आकिफुल्लाह के मुताबिक साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर को चारसदा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सवाबी जेल से हिरासत में लिया गया है। उससे कबल एंटी करप्शन अदालत ने असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद है। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर से दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनके दिमाग में है कि वो ही बेहतरीन है। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं वर्ल्ड कप के आगाज से मैचेस नहीं खेला, फिर जब खेला तो मैंने 5 विकेटें हासिल की। उससे अगले मैच में 4 और फिर 5 खिलाड़ी आउट किए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को ये बात हसन नहीं हो रही। तो वर्ल्ड कप 2023 के कामयाब तरीन बॉलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी समझते हैं कि सिर्फ वो ही बेहतरीन है। बेहतरीन वो होते हैं जो सही वक्त पर कारकर्दगी दिखाते हैं और जो मेहनत करते हैं और टीम के लिए खड़े होते हैं। चॉकलेटी हीरो के लक़ब से मशहूर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार वहीद मुराद को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। वहीद मुराद ने 1965 में 21 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म साथी से किया। उनकी फिल्म अरमान ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और वहीद मुराद रातों रात सुपरस्टार बन गए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज के सबब वहीद मुराद जैसी मकबूलियत लॉलीवुड के किसी दूसरे हीरो के हिस्से में ना आ सकी। वहीद मुराद ने सन 60वीं और 70 की दहाई में शायकीन के दिलों पर राज किया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को 45 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 42वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 42वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शहदा की असीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबरो इस्तबदाद पर तशवीश का इजहार और भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मसम्मत की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का दायमी हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में है। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत करता है। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि ज़ाती मकासद के हसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मस्बत इक़दामात के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पर अज़्म और मुत्तहिद रहे। मईशत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी और कौमी डाटा बेस की हिफाजत समेत गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हमायत है। आर्मी चीफ का बढ़ते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत की आला मियार पर इज़हार इत्मीनान है। नाज़रीन, हम खबर शामिल करें शोरकोट से, जहां घर से 3 लाशें मिलने का मामला है। मां और बेटी को तेज धार आले से कत्ल किया गया, जबकि अलादिता की मौत जहरीली अशिया खाने से हुई है। वाकया थाम वरियाम की हदूद में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त 45 साला अलादिता, 40 साला खुर्शीद बीबी और 16 साला सानिया के नाम से हुई है। तर्जुमान जंग पुलिस के मुताबिक पुलिस कत्ल और खुदकुशी समेत तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। DPO छंग के हुक्म पर फोरेंसिक माहिरीन की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंच गई। DPO छंग तारिक महबूब का कहना था कि जल्द वकुआ बारे तहकीक मुकम्मल कर ली जाएंगी। आपको अपडेट करते चले शोरकोट से, जहां घर से 3 लाशें मिलने का ये मामला है। मां और बेटी को तेज धार आले से कत्ल किया गया, जबकि अलादिता की मौत जहरीली अशिया खाने से हुई है। वाकया थाम वरियाम की हदूद में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त 45 साला अलादिता, 40 साला खुर्शीद बीबी और 16 साला सानिया के नाम से हुई है। तर्जुमान छंग पुलिस के मुताबिक पुलिस कत्ल और खुदकुशी समेत तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। DPO छंग के हुक्म पर फोरेंसिक माहिरीन की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंच गई। DPO छंग तारिक महबूब का कहना था कि जल्द वकुआ बारे तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम, बताइएगा क्या मामला है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये थाना वरियाम वाला शोरकोट का, तहसील शोरकोट का ये इलाका है जहाँ पे 5 मल्ले के घर से 3 लाशें बरामद हुई हैं। उनमें से एक अलादिता वाल गुलाम फरीद कौम लोना बताया जाए, जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल है। उसी के साथ उसकी बीवी की लाश जो है वो मिली है, खुर्शीद बीबी जिसका नाम है जोजा अलादिता, वो कौम लोना है। उसकी भी उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है। सानिया बीबी दुख्तर अलादिता, जो अलादिता की बेटी है, उसकी भी लाश वहां से बरामद हुई है, जिसकी तकरीबन 15 से 16 साल जो है उसकी उम्र बताई जा रही है। और अलादिता की जो लाश थी वो एक चारपाई में थी, और जो उसकी बेटी और जो खुर्शीद बीबी है उसकी लाश दूसरी चारपाई थी। और इसी चारपाई के साथ साथ नीचे जो आला कत्ल है वो खून आलूद जो था वो भी वहां से बरामद कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि अलादिता के हाथों बीवी और बेटी का कत्ल होना मालूम होता है, और इसी तरह उसके बाद उसने खुद कशी करना भी ज़ाहिर होता है। लेकिन जंग पुलिस के मुताबिक कत्ल और खुदकशी
इस समेत तमाम पहलुओं पर जो है वो गौर किया जा रहा है। डीपी जंग मलिक तारिक महबूब से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फौरन जो है फोरेंसिक टीमें वहां पर रवाना कर दी गई हैं। टीमें जो है वकूवा पर पहुंच चुकी हैं और वो बहुत जल्द वकूवा के जो बारे में जो तहकीक है वो भी मुकम्मल कर लेंगी। और उनका मजीद ये भी कहना था कि इसके जो भी हालात होंगे, जिस तरह भी एक तफ्तीश का मेरिट है उस पर मेरिट किया जाएगा और जो कातिल हैं उनको कैफे कसात तक भी पहुंचाया जाएगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि जंग पुलिस आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, लेकिन ऐसे जो वाक़े होते हैं बड़े खौफनाक दर्दनाक होते हैं और खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ और इनको कैफे कसात तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। जी ठीक है, गुलाम शब्बीर ताहिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर वही दूसरी जानिब जस्टिस सतर मिनल्ला का आम इंतखाबात की तारीख के केस से मुतल्लिक 41 सिफात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी हो गया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जस्टिस सतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइन की खिलाफ वर्जी का मुरतकिब ठहराया है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखिर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इजाफी नोट में कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट में मजीद लिखा गया कि 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। इजाफी नोट में कहा गया कि 12,56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम रखा गया है। इंतखाबात में तारीख को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दाम की जरूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीर शुदा इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना कराए। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाने के ताख़ीर शुदा इंतखाबात में किसी को शिकायत न हो। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात शफाफ मुनसिफाना ना कराए तो आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में नाकाम होगा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, हम अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरी में पार्टी तंजीम से खिताब कहा, मुरीद के भाइयों से बहुत पुराना रिश्ता है, ये मेरा दूसरा घर है और मेरा यहाँ से रिश्ता बहुत मजबूत है। मुझे बार बार निकाला गया, जनाब ऐसे मुल्क नहीं चलता, इस तरह तो एक घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, इसलिए ये हाल है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, ओहदे का लालच नहीं, हमारे बाद की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह कर दिया। उनका कहना था कि अपने दौर में IMF को खुदाफिज कह दिया था। अमेरिका के $5 अरब की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए गए, अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया, तरक्की करती मईशत तबाह और बर्बाद कर दी गई और हसद बुग़्ज़ मुनाफ़क़त को फरोग दिया गया। हमारे दौर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, हमने दिन रात मेहनत करके मंसूबे मुकम्मल किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इंकशाफ किया है कि PTI हुकूमत में पीपल्स पार्टी को PTI से इत्तेहाद के लिए 6 वज़ारतों की पेशकश की गई थी। निजी TV को खुसूसी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने बताया कि PTI हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया और कहा गया कि बाकी पीपल्स पार्टी 6 वज़ारतों के बदले PTI से मिलकर इलेक्शन लड़े। चेयरमैन PTI को ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन PTI की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। चेयरमैन PTI
मुल्क की मईशत के दुश्मन थे। साबिक सदर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार देते हुए कहा है कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। फैसले में मजीद कहा गया कि पीटीआई इंतखाबात के बाद 7 रोज के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए। पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए, बल्कि कहा था कि दस्तावेजात पूरे नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले को चैलेंज जरूर करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई तर्जुमान बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, जबकि बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। सजा याफ्ता शख्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ एक केस में सजा हुई है, जिसे हाई कोर्ट ने कालअदम करार दिया है। अना से वही दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। भाई आकिफुल्लाह के मुताबिक साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर को चारसदा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सवाबी जेल से हिरासत में लिया गया है। उससे कबल एंटी करप्शन अदालत ने असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम आयद है। असद कैसर की दोबारा गिरफ्तारी पर नायब सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो का कहना है कि साबिक स्पीकर असद कैसर की दोबारा गिरफ्तारी अफसोसनाक है। इस तरह की गिरफ्तारियों से पीटीआई खत्म नहीं हो सकती। असद कैसर चट्टान की तरह चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं। अनासिन अब कुछ बात स्मोक से मुतल्लिक तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाते हुए स्मोक के बायस जुम्मे और हफ्ते को स्कूल्स बंद रखने का बड़ा फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ, जिसमें स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक इकदामात बारे
غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعے اور ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال اور ملتان ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 10,000 طلباء کو الیکٹرک بائکس پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مارکیٹوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے حق میں نہیں۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کھلیں گی، جبکہ اتوار کے روز مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی۔ وہیں دوسری جانب اسموگ نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی۔ سورج نے بھی فضائی آلودگی کی اوٹ میں چہرہ چھپا لیا ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا آج بھی دنیا میں دوسرا نمبر برقرار ہے۔ شہر کا اوسٹ ایئر کوالٹی انڈیکس 272 ریکارڈ کیا گیا۔ مال روڈ کا AQI 474 اور عامر ٹاؤن کا 385 ریکارڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب شہریوں نے ماسک سے متعلق حکومتی احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے اسموگ کے مضر صحت اثرات سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنانے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ادھر گزشتہ روز مالیاتی کمیشن اور LDA نے انسداد اسموگ سے متعلق کارروائیوں پر مبنی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس میں متعلقہ محکموں کے انسداد اسموگ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر عدالت عالیہ کو آگاہ کیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جن افسران نے ڈی سیل کیا ان کے نام بتائیں، ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، اہم خبر آپ کو دیں کہ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتن سنگھ پنو کے قتل کی سازش ناکام بنا دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر بھارت کو انتباہ جاری کر دیا ہے۔ بھارت کا نشانہ آزاد خالصتان تحریک کے رہنما اس حوالے سے ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے چند روز قبل ہی سکھ رہنما کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ بھارت نے اس حوالے سے الزام عائد کیا کہ انہوں نے رواں سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو پیغامات میں ایئر انڈیا کے مسافروں کو متنبہ کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہے۔ افغانستان میں عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں تشویشناک حد تک بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں عورتوں کو نہ تو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی گھر سے نکل کر ملازمت کرنے کی۔ عورتوں پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ میں کام کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق دیگر بنیادی حقوق جیسے آزادی اظہار رائے، اجتماع، جسمانی سالمیت، انصاف تک رسائی اور اقلیتوں کے حقوق کو بھی منظم طریقے سے تباہ کیا گیا۔ افغانستان میں سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنان، صحافی، حتیٰ کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو ناجائز طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نومبر 2022 میں طالبان حکومت نے اجتماعی پھانسی اور دیگر غیر انسانی سزاؤں کو نافذ کیا ہے۔ نومبر 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان 74 مرد، 58 خواتین اور 2 لڑکوں کو سرعام کوڑے مارے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کا اسلامی قوانین کی پاسداری اور عوام کی اپنے بارے میں مثبت رائے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ناظرین، وہیں دوسری جانب ورلڈ کپ 2023 کی بدترین میزبانی پر بھارت دنیا بھر میں بدنام ہو گیا ہے۔ عالمی کپ کے موقع پر بھارتی قوم کی کم صرفی دنیا بھر میں بے نقاب ہوگی۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں جمع لوگوں نے اپنے ہی میدان پر ملک اور کرکٹ کا نام خراب کیا۔ بھارتی شائقین نے کرکٹ میچ کے دوران حریف ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجانا بھی گوارا نہ کیا ہے۔ اس کے برعکس فاتح آسٹریلین کھلاڑیوں کی فیملیز کو بھارتی انتہا پسند کرکٹ مداحوں نے ریپ کی دھمکیاں دی ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے
सवाल उठाया है कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल शर्मा देव को अहमदाबाद क्यों नहीं बुलाया गया। जराये के मुताबिक ग्राउंड की पिच खराब थी और मैचेस कहीं और मुनक्किद होने थे। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 11 कार्रवाइयों में 44 किलो मनशियात बरामद हुई, 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शाहराह फैसल कराची में वाकिया कोरियर ऑफिस में पार्सल से 2 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामदा हेरोइन शहादत पेंटो में हस्ब करके बरतानिया के लिए बुक की गई थी। दूसरी कार्रवाई में मुल्तान वाकिया कोरियर ऑफिस में कनाडा से भेजे गए पार्सल से 230 ग्राम वीट बरामद की गई है। एक और कार्रवाई में सियालकोट एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉली बैग में छुपाई गई 1 किलो 174 ग्राम आइस पकड़ी गई। शांगला हिल रोड फैसलाबाद पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान से 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई है। ऑफिशियल सेक्रेटरीट की अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना सुलकरनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की है, जिस सिलसिले में वाइस चेयरमैन पीटीआई के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल का लदम करार दिए जाने के बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ये केस की पहली समाअत थी। समाअत के आगाज पर अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। इस पर अदालती अमले ने साइफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी है। दौरान समाअत जज अबुल हसनान सुलकरनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर अली बुखारी ने कहा कि हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। नासिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकास नोटिस जारी कर दिया। सराय के मुताबिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से शोकास नोटिस इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में जारी किया। नोटिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब तलब किया गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकास नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकास जारी करने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने शोकास नोटिस जारी करने की मुखालफत की। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दर्ज शिकायत कुनंदगान को सुना गया था। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के एतराज़ात को भी जुडिशियल काउंसिल इजलास में जायजा लिया गया। इसराइल ने कहा है कि गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी और गैर कमालियों की रिहाई जुम्मे तक शुरू नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि जंगबंदी का आगाज जुम्मे के रोज से होगा, उससे पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। उनका कहना था कि कैदियों की रिहाई का आगाज असल मुआहदे के मुताबिक होगा। आरसी जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 गैरकमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे में गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी शामिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक तवक्को के बरक्स एक और इसराइली ओहदेदार ने कहा कि झड़पों का सिलसिला आज भी नहीं रुकेगा। दूसरी जानिब जंगबंदी का मुआहदा तय पाने के बावजूद सिहोनी फोर्सेस फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। जबालिया में शदीद बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए, जबकि खान यूनस में भी 10 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। जिला खैबर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खैबर की तहसील जमरूत में वाक़िया चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने रात का हमला किया, जिसमें पुलिस एहलकार मुजीब शहीद हो गया। इतला मिलते ही भारी नफरी चेक पोस्ट पहुंच गई, ताहम उससे कबल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस ने इलाके के घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
वहीं दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया है कि क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने गजा में जंगबंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में खतरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गजा से फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत जंगबंदी की जाए और गजा में जख्मियों की तिबी इमदाद को फिलफौर बहाल किया जाए। शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम रुकवाने में किरदार अदा करे और क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अपना इखलाकी किरदार जरूर अदा करे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली ने मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने मुलाकात की। साबिक अरकान असम्बली ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, शेख फयाजुद्दीन और मियां इम्तियाज भी इस मौका पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मखदूम सैयद मुबीन आलम और दीगर को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। विफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और अकाइयों के वसाइल में इजाफा और मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रवायत रही है। नासिर सीटीडी सिंध ने कराची के थाने साइज एक की हदूद में कार्रवाई करते हुए 4 कालाधन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिमान में मोहम्मद अमीन, मोहम्मद शाहनवाज, मास खान और यासीन खान शामिल हैं। मुलजिमान से 2 9mm और 2 TT पिस्टल बरामद हुए हैं। मुलजिमान ने पाकिस्तान बाजार में मौलाना रहीमुल्लाह को कत्ल किया, जबकि इकबाल मार्केट में मोहम्मद शमीम को कत्ल किया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम अमीन कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में 9 साल जेल काट चुका है, जबकि मुलजिम शाहनवाज कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में 18 माह जेल काट चुका है। मुलजिमान औरंगी टाउन में कालाधन तंजीम के नेटवर्क को फैलाना चाहते थे। नौ मई के वाक़ये ने पाकिस्तान की सियासत और मईशत को यकसर तब्दील कर दिया है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी कहते हैं कि लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम की तरह दीगर सियासी जमातों को चाहिए कि मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ताजरों और कारोबारी हजरात से मुशावरत करें। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली फारूक से, जो कि इस वक्त जफर महमूद चौधरी के हमरा मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है उनका। के साथ जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाइब सदर हैं उनसे पूछते हैं। मरियम नवाज़, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो आए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी मुआशी टीम के साथ और अपनी जो सियासी टीम है उसके साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ़ लाए थे। और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान की मईशत को लेकर आगे चल सकते हैं। ऑल्दो के वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे, जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को समझते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जी फर्स्ट टाइम किसी ने इजहार किया खुद, और पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी ने इस बात का इरादा किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि हम लाहौर चैम्बर आना चाहते हैं और हम आगे अपनी मुआशी टीम के साथ आना चाहते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल सुनना चाहते हैं और उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आगे पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या क्या खदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा हमने तो तमाम पार्टीज़ को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी टीम लेके आएँ और आगे हमारे साथ शेयर करें कि आपका मुआशी एजेंडा क्या है, आपकी मुआशी टीम क्या है, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है एज ए मुआशी टीम। मुझे एक चीज़ है कि जी हमने वहाँ पे टाइम कम था, 9 मई की मजम्मत भी नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़ये ने पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत को यकसर तब्दील कर दिया है। और उसके अलावा जो इस वक्त डॉलर को कंट्रोल करने का सिलसिला है और बाकी मईशत के मामलात हैं जो पिछले 5 साल में बड़े वर्ष हो गए थे, उस पर जो बिज़नेस कम्युनिटी को इतमाद में लेकर चीफ साहब ने जो इक़दाम किए हैं हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस वक्त जो हमारा IMF के साथ एक एग्रीमेंट तय पा गया है जिसमें 70 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक की चीज़ें आज डिसाइड हुई हैं और उन्होंने अपना एक एजेंडा मुकम्मल किया है जिसमें गो के पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त है और मुश्किल हालात के अंदर ऐसे फैसले किए गए हैं जिस पे थोड़ा सा मईशत के ऊपर सख्ती की जाएगी, बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर भी, ताकि उनके मुताबिक अहदाफ पूरे करके पाकिस्तान की मईशत को बेहतर ट्रैक पे चलाया जाए। तो इस तमाम चीज़ों के हवाले से आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। और देखें, सियासी तौर पे कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है मगर मैं समझता हूँ कि उसको सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत को आगे रखना चाहिए और उसके लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत के भी ये चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। तो तमाम सियासी पार्टियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए अपनी प्लानिंग और पॉलिसी अनाउंस करें। और मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ आने वाली पूरी टीम को, मैडम मरियम को और उनके वालिद साहब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बाकी टीम को, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मईशत के हवाले से उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम पाकिस्तान की मईशत के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टीम को साथ लेकर चलेंगे और उनके तमाम मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा ये खुशाइंदा दौरा, इसी तरह बाकी सियासी जमातों को भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर का 4वां कॉन्वोकेशन है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, चाइनीज काउंसिल जनरल लॉ और दीगर ने इस हवाले से भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक कॉन्वोकेशन में 1761 ग्रेजुएट तलबा को डिग्रियां दी गई हैं। 222 डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन, 706 BS ऑनर्स, 82 डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, 1 डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और इस हवाले से भी दीगर डिग्रियां जो है इस हवाले से तलबा में तकसीम की गई हैं। नाज़रीन, अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर मसंग के इलाके में सरकारी मुलाजिम को दोस्त समेत अगवा कर लिया गया। मुतई मुकदमे के मुताबिक 32 साला हसीब अपने दोस्त वहीद के हमरा एक्साइज ऑफिस से निकला, घर ना पहुंचा। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके मुखफियों की तलाशी शुरू कर दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है ये? हाँ जी, बिल्कुल, ये मजंग का इलाका है जहाँ पर सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर से अपने दोस्त के हमरा निकलता है और घर नहीं पहुंचता। घर वाले बार बार फोन करते हैं, फोन भी बंद जा रहा होता है, जबकि उसके घर वालों का कहना था कि मेरा बेटा जो है वो अली हसीब, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, वो एक्साइज में जो है वो मुलाजिम है और अपने दोस्त वहीद के साथ ये एक्साइज ऑफिस से बाहर निकले थे, लेकिन वहां पर दोबारा घर नहीं पहुंचे। बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ इनका इंतजार करते रहे इनकी फैमिली वाले, इनके दफातर वाले। दफातर से जब ये बाहर निकले थे खाना खाने के लिए तो इनके अफसरान ने भी इनके मोबाइल पर कॉल की ताकि इनको वापस बुलाया जाए काम के सिलसिले में, लेकिन इनका मोबाइल फोन हो गया था। घर वालों का कहना है कि आखिरी बार बात हुई थी, बात चलते चलते मोबाइल फोन बंद हो गया है। न जाने किसी ने इनको अगवा कर लिया है, क्योंकि एक्साइज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन जो है वो होते हैं जो कि 2 नंबर तरीके से गाड़ियां अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं और दिल में जो है वो लड़ाई झगड़े का अंदेशा और खुंदक रखते हैं। और इसी पर जो है वो घर वालों का यही कहना कि हमारे बच्चों को जो है वो कहीं कत्ल न कर दिया जाए, क्योंकि ये इनका मोबाइल फोन भी बंद है और बाकायदा तौर पर इनको अगवा कर लिया गया है। क्योंकि
32 साल उम्र कोई छोटी उम्र नहीं होती। अगर ये इजी होते तो अपने घरों में कॉल कर लेते, लेकिन मजंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है अगवा का 365 का, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो ऐसी सामने नहीं आई। जबकि उनके वालिद का कहना था मगवी के कि हमारे बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया गया है और पुलिस ने अभी तक कोई भी ऐसी सीडीआर नहीं निकाली ताकि आखिरी कॉल का पता चल सके किस शख्स ने उनको कॉल की थी। ना ही सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोई ऐसी सामने आई है। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मजंग पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया कि दोनों नौजवानों को जो है वो बरामद किया जाए। मुकदमे के हवाले से मैं बताता चलूं कि रात के जो है वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था, लेकिन अभी भी जो है वो उसके घर वाले खासे परेशान है और उनका यही कहना कि हमारे बच्चों की जान जो है वो खतरे में है और पुलिस अफसरान को चाहिए कि फिलफौर जो है वो इनकी सीडीआर हासिल करके असल हकाइक और असल मुल्जमान तक पहुंचे। जी ठीक है, वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की सरगोदा आमद हुई है। डिप्टी कमिश्नर शुएब अली ने अहले इलाका के हमरा वालेहाना इस्तकबाल किया। जहांगीर तरीन ने भेरा के 2 सरकारी स्कूलों में जदीद कंप्यूटर लैब्स का बाकायदा इफ्तिताह किया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर तरीन का कहना था कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जदीद IT लैब्स की फराहमी से यहाँ के बच्चों और बच्चियों को बहुत फायदा होगा। मजीद कहा कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर तालीम के फरोग के लिए काम करना होगा। रवायती तालीम के साथ साथ हमें IT की तालीम को फरोग देना होगा। अगर अवामी खिदमत का मौका मिला तो आइंदा IPP हर बच्चे को मुफ्त और मयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाएगी। एक जानिब PHA माली बहरान से दो चार है तो दूसरी जानिब बुकिंग सेक्शन कोऑर्डिनेशन डायरेक्टोरेट से हासिल होने वाले माहाना आमदन में रिकॉर्ड कमी का इंकशाफ हुआ है। अमले की मुबैना करप्शन से रवां साल अक्टूबर और नवंबर की आमदन में लाखों रुपए की कमी वासे हुई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि एक जानिब PHA माली बहरान से दो चार है तो दूसरी जानिब बुकिंग सेक्शन कोऑर्डिनेशन डायरेक्टोरेट से हासिल होने वाली माहाना आमदन में रिकॉर्ड कमी का इंकशाफ हुआ है। अमले की मुबैना करप्शन से रवां साल अक्टूबर और नवंबर की आमदन में लाखों रुपए कमी वासे हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब PHA माली बहरान से दो चार है तो दूसरी जानिब बुकिंग सेक्शन कोऑर्डिनेशन डायरेक्टोरेट से हासिल होने वाली माहाना आमदन में रिकॉर्ड कमी का इंकशाफ हुआ है। बुकिंग सेक्शन के अमला की मुबैना करप्शन की वजह से रवां बरस माह अक्टूबर और नवंबर की आमदन में गुज़िश्ता बरस की निस्बत लाखों रुपए कमी आई है। PHA को गुज़िश्ता बरस बुकिंग सेक्शन से माह अक्टूबर में 23,63,000 रुपए जबकि नवंबर में 23,39,740 रुपए आमदन हुई थी। जबकि रवां बरस अक्टूबर में तकरीबात बुकिंग के रेट्स में 10% इजाफा के बावजूद माह अक्टूबर में 14,26,100 रुपए जबकि नवंबर के 21 दिनों की आमदन सिर्फ 9,10,000 रुपए हुई है। यहाँ आपको बताना चाहूँ कि हर साल अक्टूबर और नवंबर में शादी ब्याह व दीगर तकरीबात का निकाह दीगर महीनों की निस्बत ज्यादा किया जाता है। ज़राए के मुताबिक इंचार्ज बुकिंग सेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर अनम अली की 2 माह तैनाती के दौरान बुकिंग सेक्शन की अक्टूबर नवंबर की आमदन में लाखों रुपए कमी वाक़या हुई है। मुबैना तौर पर बुकिंग सेक्शन के अमला की जानिब से तकरीबात बुकिंग की फीस सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय बेवा और PHA मुलाजमीन कोटा का नाजायज इस्तेमाल करके रकम खुर्दबुद किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है और इन 2 माह में पार्कों में PHA की इजाजत के बगैर तकरीबा मुनक्किद करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई हैं। जी ठीक है, सलमान शाह तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अनासिर खबर है कि वज़ीर आज़म के मोमने खसूसी ताहिर महमूद अशरफी और वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने इस्लामाबाद में हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान होप के ज़ेरे एहतमाम तंजीम अल हरमैन अल शरीफैन कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی اور وزیر مذہبی امور انیک احمد نے اسلام آباد میں منعقد تعظیم الحرمین الشریفین کے زیر انتظام حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہوپ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ محترم حاضرین، یہ خادمین حرمین شریفین جس طرح مسلمانان عالم کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ نواف مالکی صاحب چلے گئے، مجھے بتایا گیا، میں ان کے سامنے کچھ بات کہتا، مملکت سعودی عرب کے حوالے سے وہ ایک ڈائنامک منسٹر ہمیں نصیب ہوا ہے سعودی عرب کا، جس کا نام ہے ڈاکٹر توفیق ربیہ، جو وزیر حج ہے سعودی عرب کا۔ وہ ایک ویژنری آدمی، وہ انتہائی باصلاحیت ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکیمانہ انداز کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم المقام جناب سفیر محترم نواف سعید المالکی صاحب، محترم جناب چیئرمین ہوپ جمال صاحب، ثناء اللہ صاحب پاکستانی ہیں، ہم ان کی اس نہج پر اس انداز میں تربیت کر سکیں، ان کو اس طرح بھیجیں کہ آپ سے بھی انہیں تکلیف نہ ہو اور اپنے کسی عمل سے بھی انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی وہاں پر جب بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، سیاست کے لیے نہیں جاتے۔ اور یہ علماء امت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حرمین شریفین میں کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو یا ایسا عمل جس سے وہاں کا امن خراب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ پاکستانی دوست جو ہیں وہ جب وہاں جاتے ہیں اپنے لیے بھی مشکل بناتے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکل بناتے ہیں، سفیر صاحب کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی بینر لے گئے، کوئی جھنڈا لے گئے، کوئی چیز لے گئے، پھر جب وہاں کے قانون کے مطابق گرفت ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی کچھ کریں۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے اپنے جو حج و عمرہ کرنے والا ہے اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بھائی آپ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سیاست کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد سلیمان کے ساتھ علی ارشد کے نیوز اسلام آباد۔ ناظرین، خبر آپ کو دے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر کیویلری انڈر پاس کا دورہ ہے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ٹیم نے خصوصی طور پر بریفنگ دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز کامران علی سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی اکثر یہ کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا نے زیر تعمیر کیرولی انڈر پاس کا دورہ کیا ہے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید اور کانٹریکٹر پروجیکٹ ٹیم نے بھی ان کو بریفنگ دی ہے۔ انڈر پاس کو خوبصورت بنانے کے لیے دیواروں پر منفرد نقش نگاری اور بیوٹیفیکیشن کا کام جاری ہے۔ انڈر پاس کے بیلز اطراف کی سڑکوں اور چھت پر فنچنگ ورک کا دن رات جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور و DG LDA نے کیلوری انڈر پاس کی فنچنگ ورک کا بھی جائزہ لیا، کہا کہ کیلوری انڈر پاس جلد ٹریفک کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ انہوں نے انڈر پاس کے بیرل ریمپس، اطراف کی سڑکوں، بیرل کی چھت پر جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ PHA حکام کو ہارٹیکلچر کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات کی۔ انہوں نے کہا منصوبے کی تکمیل سے یومیہ 1,80,000 گاڑیاں مستفید ہوں گی۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ تک سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ جی ٹھیک ہے، کامران علی تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پاکستان کیبلز کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر UET کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں موسمیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پائیدار طریقوں کو اپنانے پر روشنی ڈالی گئی۔ سیمینار کا مقصد نوجوان انجینئرز کو پائیدار ترقی میں قیادت کی ترغیب دینا ہے۔ وائس چانسلر UET پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ ڈائریکٹر آپریشنز پاکستان کیبلز ارشد شفیق بھی سیمینار کا حصہ تھے۔ سیمینار میں مختلف تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے سربراہان سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि सोई नॉर्दर्न और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नतीजा के साबित न हो सके। एप्टमा की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात करने का फैसला किया गया है। मौसम सरमा में एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सनत का पहिया चलेगा या नहीं, इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली फारूक से। जी अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, SNGPL और एप्टमा के दरमियान 2 हफ्तों के दौरान 2 बार मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को शुरू हुआ। SNGPL की तरफ से मुज़ाकरात की टीम के सरबरा MD आमिर तुफैल कर रहे थे, जबकि एप्टमा की तरफ से मुज़ाकरात की टीम के सरबरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन कामरान अरशद थे। बताया गया है कि मुज़ाकरात में सुई नॉर्दर्न की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि इस एक पूरे साल के दौरान SNGPL एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर को सिर्फ 25% मकामी गैस फराहम कर सकता है, जबकि 75% इम्पोर्ट शुदा गैस यानी RLNG फराहम कर सकता है। तमाम साल के लिए गैस का टैरिफ $12 फी MMBTU के हिसाब से फराहम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एप्टमा ने अपना मौक़िफ़ सामने रखते हुए बताया है कि RLNG बहुत ज़्यादा महंगी है। नवंबर से गैस का टैरिफ $9 फी MMBTU मुकर्रर किया गया था, मगर सुई नॉर्दर्न ने टेक्सटाइल सेक्टर से $10.80 के हिसाब से पैसे वसूल किए। इसमें 50% RLNG और 50% मकामी गैस फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए हमें इस इशू के मुताबिक, रेशियो के मुताबिक गैस नहीं फराहम की गई। उन्होंने ज़राए का ये भी कहना है कि मुज़ाकराती टीम फिलहाल ये भी सोच रही है कि ये मुज़ाकरात नतीजा गैर साबित हो सकते हैं। एप्टमा ने इस हवाले से वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज से बात करने का फैसला किया है। एप्टमा हुकाम का कहना है कि इस कदर महंगी गैस से टेक्सटाइल सेक्टर की मिलें नहीं चल सकती और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जा सकती। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मुस्तकबिल करीब में अगर गैस के बड़े ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त ना हो सके तो पाकिस्तान की तमाम आवाम जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी मुस्तकिल बुनियादों पर LPG के सिलेंडरों पर शिफ्ट करना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि ये सिलसिला अभी से शुरू कर देना चाहिए। माहिरीन का ये भी कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान में पहली तरजीह घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करना है, इसके बरक्स होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में तरजीही बुनियादों पर एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती गैस फराहम की जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। ज़राए का ये कहना है कि आज रात वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली से एप्टमा हुकाम के मुज़ाकरात लाहौर में होंगे। जी ठीक है अली फारूक, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।